के एक और नए धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऑलरेडी साइंस के सेट नंबर ए का फुल सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया था एंड अब बारी है सेट नंबर बी का। देखो, कक्षा 9वीं के सेट नंबर ए के सभी विषय का सॉल्यूशन अपलोड है। कक्षा 9वीं के सेट नंबर बी के सभी विषय का सॉल्यूशन अपलोड है। बस ये अंतिम वीडियो है आपके विज्ञान का, इसे आप देख लो, बाकी अब टेंशन फ्री रहो। आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से स्कूल में पेपर मिलता हो, या फिर कुछ स्कूल में क्या होता है कि स्कूल में जाकर के बच्चों को करना पड़ता है, कुछ स्कूल में ऐसा होता है घर लाने के लिए देते हैं, जैसा भी हो फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सारे के सारे वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा एक साथ बना करके, तो वहां से आप क्लिक करना और अपने वीडियो को आराम से देख लेना, कहीं और नहीं भटकना है। चलिए तो हम स्टार्ट करें। विज्ञान के सेट नंबर बी का जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। समय मिलेंगे 3 घंटे। और अगर आप इन दोनों पेपर को बहुत अच्छे से करते हैं तो वार्षिक परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। निर्देश में कहता है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। सेकंड नंबर कह रहा है कि प्रश्न 1 से लेकर के 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि 6 से लेकर के 23 तक ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें अतिरिक्त विकल्प दिए जाएंगे एंड वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है। एंड मैं आपसे यही बोलता हूं, इंस्ट्रक्शन बहुत ही जरूरी होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। अगर आपने इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आगे के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी के अकॉर्डिंग करोगे और इसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख पाओगे। फिर भी अभी बहुत सारे बच्चों को सुनिए तो मैं बता देता हूं आसान भाषा में। देखो बेटा, जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन है ना, तो इसका आंसर आपको 3 लाइन में लिखना ही लिखना है, इस चीज को ध्यान रखना। जितने भी 3 नंबर के हैं तो इसका आंसर 7 से 8 लाइन में, और जितने भी 4 नंबर के प्रश्न रहे तो इसका आंसर आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है, इस चीज को ध्यान रखना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो। पहला नंबर कहता है कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। यहाँ पर सिंपल सा हमसे सूत्र पूछ लिया कि फॉर्मूला। तो सोडियम नाइट्रेट को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन यदि मैं फॉर्मूले की तरफ जाऊं तो NaNO3 होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा सेकंड नंबर, क्लोरीन 1 निगेटिव। देखो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ध्यान से देख लो, ये छोटा सा, इसको इग्नोर मत करना, इससे देखना अभी खेल बदल जाएगा, आंसर कुछ आएगा। क्लोरीन 1 निगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा 8 लिखना है। वैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। ध्यान सुन लो, अगर 17 में लेकर के चलता ना तो 17 को पहले तोड़ते 2 में, फिर तोड़ते 8 में। देखो दिखा देता हूं, ये रहा 2 8 10 हुआ, और 10 में कितना हो गया 7, तो बचा 7। ठीक, मतलब 2 8 और 7 ऐसे तोड़ते तो बनता 17। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम आपको बाद में बताएंगे, अभी इतना समय नहीं है, बेसिक समझ लो। ऐसे तोड़ते, लेकिन 1 जैसे ही निगेटिव चार्ज हुआ तो एक और इसमें आ गया, इसलिए इसका उत्तर 8 आ गया, नहीं तो इसका उत्तर 7 होता। इस चीज को ध्यान रखना है ना, इसलिए बोलता हूँ निगेटिव आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो यहां पर आपको सिंपल सा न्यूरॉन लिख देना है। नेक्स्ट कहता है वेग का SI मात्रक, तो वेग का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ऑप्शन नंबर आप ही टिक करना है। नेक्स्ट कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 22 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या होगा। देखो भाई साहब, जो चीज पृथ्वी पर ज्यादा वजनी है, चंद्रमा पर उसका वेट बहुत कम हो जाता है ना। अरे सपोज करो तुम जो यहाँ तुम अपने आप को फील कर रहे हो ना कि अरे यार हम 80 किलो के हैं, बढ़िया धाकड़ आदमी है, बेटा तुम यहाँ 80 किलो के, वहां जाकर के 5 ग्राम के बचोगे, है ना, उसकी वेट कम हो जाती है। तो अगर कोई चीज चंद्रमा पर पृथ्वी पर 12 किलोग्राम का, चंद्रमा पर 2 किलोग्राम का बचेगा। ठीक, उसकी भार बढ़ेगी नहीं बल्कि भार घटेगी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो। नेक्स्ट कहता है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है किस पर, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है आयाम पर। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में क्वेश्चन को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। CaCO3 यौगिक का नाम बताओ, तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट कहता है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, कौन कौन से नाम सुन लो, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, H1H, H12 और H13, मतलब हाइड्रोजन 3 समस्थानिक हैं, 1 2 3। ठीक, ऐसे आगे देखते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर कहता है पौधे में लचीलापन ऊतक के कारण होता है, तो इसमें श्लेष पोषी ऊतक होता है, इसी कारण पौधे में लचीलापन होता है। नेक्स्ट कहता है संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। सॉरी ये नहीं पूछा है, संवेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, लेकिन प्रश्न पूछा है संवेग परिवर्तन की दर डैश डैश के अनुक्रमणपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की दर, इसका सही आंसर
अपने पास अवेलेबल नहीं है। प्लीज इसका सही आंसर आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो नहीं है भाई, इसलिए स्किप करना पड़ रहा है। नेक्स्ट कहता है पास्कल किसका मात्रक है, तो पास्कल दाब का मात्रक है, बच्चे बच्चे को पता है। और ध्वनि संचार के लिए डैश डैश आवश्यकता होती है, तो ध्वनि संचार के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, ठोस हो, द्रव हो और गैस हो। आपको पता है ठोस में सबसे तेज ध्वनि का संचार होता है और फिर गैस में होता है, ठीक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं तुमको खुद दे सकता हूँ। तुमको कभी पता करना है ना कि ठोस में कितने तेज गति से होता है ध्वनि का माध्यम संचार, तो इसके लिए तुम एक काम करना, आप जाना रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के ट्रेन की पटरी को दांत से दबा लेना। अब बोले छी इतना गंदा रहता है कौन दबाई, हाँ ना दबाई बात अलग, मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हो करना चाहो तो। उसे दांत से दबा लेना और दांत से दबाने के बाद तुमको 200-300 किलोमीटर दूर ट्रेन रहेगी, पता चलेगा ट्रेन आने वाली है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन होगा। हार्न सुनाई नहीं देगा, लेकिन तुमको इतना ज्यादा वो वाइब्रेट करेगा ट्रेन की पटरी, क्योंकि लोहे की होती है ना, पूरी जुड़ी होती है, तो तुमको पता चलेगा ट्रेन आने वाली है। चलो, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में अवेलेबल है। थर्ड नंबर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताना है। मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है, असत्य है। नेक्स्ट कहता है एल्यूमिनियम द्विपरमाणविक होता है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होता है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18, तो 8 दूनी 16 और 2 18 कंप्लीट होता है, ठीक, तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट कहता है पलकों का झपकाना आपका इच्छी पेशी होती है, नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारी इच्छा होती है कि आज हम पलके नहीं झपकाएंगे तो ना झपकाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कुछ भी करो, सो रहे हो, वैसे सो रहे हो तो बंद ही आंख, लेकिन अगर उठ रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, किसी लड़ाई कर रहे हो, किसी गाली दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पलके झपकेंगी, तो ये आपकी अनैच्छिक क्रिया है, ठीक। और तुम चाह के भी नहीं रुक सकते, तुम कितना उसमें स्टेप नहीं लगाओगे, क्या पकड़ के रखोगे, क्या पलकोगे, पकड़ के रखोगे फिर भी झपकेगा, यकीन नहीं तो चेक कर लो। नेक्स्ट कहता है वेग परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, नहीं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कहता है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करती है, बिल्कुल सत्य है, तभी तो नाम है घर्षण बल। अगर वस्तु की गति का विरोध ना करे तो घर्षण काहे का हो जाए, है ना। आपको पता है अगर विरोध ना करे तुम आगे चला ही ना पाओ, ये पूरा विरोध करते हैं, टोटल कार्य करते हैं घर्षण बल। तब जाकर के जैसे किवाड़ दरवाजा हो, कुंडी तुम खोलते हो तो विरोध करते हो, उल्टा बल लगाती है, तब जाकर कुंडी खुलता है। अगर वो तुम्हारा विरोध ना करे, तुम्हारा कुंडी खुलवा ना करे, तुम कुंडी खोलते रहो, फिर गाना बजेगा कुंडी खुला ले सैया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ सही जोड़ी को मैच करते हैं। पहला नंबर कहता है जल, तो जल एक यौगिक है, क्योंकि जल मिलकर के बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, इसलिए यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है नमक, तो नमक का सूत्र होता है NaCl से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है रोग, तो रोग आयोडीन एक रोग है, ठीक। नेक्स्ट कहलाता है पत्ती में भोजन का परिवहन, तो फ्लोएम द्वारा होता है, ठीक है, भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है, और जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। गति का तृतीय नियम क्रिया बराबर प्रतिक्रिया है, मतलब जितना हम ताकत लगाएंगे उतने फोर्स से हमको धकेलेगा। इसका ज्यादा अच्छा एग्जांपल है कि जब हम बंदूक चलाते हैं, ठीक, तो बंदूक हमें पीछे की ओर धक्का देती है। कई बंदूक चलाए हो, कभी चला के देखना, है ना। वो दीपावली वाली बंदूक नहीं कि पिट पटाखे को टिकिया, उस बंदूक की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तुमको क्या बल देगा, है ना, उससे जितना ताकत होता है वो भी धकेलता है, लेकिन बड़ी वाली गोली बात कर रहा हूँ, जब कोई फायर होता है वो बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट कहता है वस्तुओं पर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका सही आंसर लिखना है 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक, ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। सल्फर अणु की परमाणुकता कितनी होती है, तो 8 होती है। समस्थानिक का एक उदाहरण लिखिए, तो देखो भाई समस्थानिक के तो कई सारे एग्जाम्पल हैं, ऊपर ही देख लो, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन सा, वो हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरियन, ये कार्बन के ही समस्थानिक है, ठीक। तो समस्थानिक का एक एग्जांपल बोला तुम लिख लो हाइड्रोजन वाला, ज्यादा सही है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, तो लिख लो हाइड्रोजन का प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक, ये 3 होता है। इसको नहीं लिखना, कठिन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन के लिख लो, कार्बन 12, 13 और 14, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लिखित दिखाऊंगा आंसर, टेंशन मत लो। नेक्स्ट कहता है बसा संचित करने वाले उत्तक का नाम बताइए, तो बसा उत्तक कहलाता है। गति मापने की इकाई क्या होती है, तो मीटर प्रति सेकंड या फिर मीटर प्रति सेकंड, मतलब ऐसे लिखोगे मीटर 1 सेकंड, रुको यहाँ कहीं पे था, 1 सेकंड में दिखा देता हूँ, बाकी मैं लिखित दिखाऊंगा, ये मीटर प्रति सेकंड, ये बस इतना लिखना है पहला वाला, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया, चलिए आगे देख लेते हैं, ये कंप्लीट हो गए ना सब। हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु की स्थिति, गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बल, ठीक है।
नेक्स्ट कहता है सामान्य मनुष्य की श्रव्यता पारस लिखिए। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज तक होता है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति, हम और आप जैसे इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर के और 2000 हर्ट्ज तक की बातें सुन सकते हैं। अब कोई खुसर खुसर नहीं बोलता कभी कभी, जानते हो ऐसे खुसर खुसर बोलता है ना, तो हमको सब सुनाई देगा, क्योंकि 20 हर्ट्ज मतलब इतने कम तक सुन सकते हैं। आपको पता है जो पक्षियां होते हैं, सांप होते हैं, ये और भी कम सुन सकते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी के अंदर का भूकंप आने से पहले पता लग जाता है। समझो, अगर ये हलचल करने स्टार्ट कर, तुम्हारी घर की गाय हो गई, ठीक है, और तुम्हारा क्या हो गया, सांप बिल से बाहर निकलने लगे, अगर ये सब हरकतें करने लगे, समझो कि भूकंप आना फिक्स है। ठीक, चलिए, क्योंकि ये ज्यादा पहले सुन लेते हैं ना, हम लोग कम के ध्वनि के साउंडों को सुन लेते हैं। चलिए, ये रहा तो आपके सामने आंसर इस प्रकार से लिखित दूंगा, आप देख सकते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर पूरा, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 का जिसको क्लियर ना ले पाए हो तो एक बार फिर से ले लो। चलिए, बाकी अब आगे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, आपको पीडीएफ के थ्रू दिखाएंगे। इतना ही नहीं, आपको एक चीज का पीडीएफ भी मिलेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं एक नजर आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इस प्रकार से पीडीएफ क्रिएट किया गया है हमारी टीम द्वारा। तो पूरा का पूरा फुल सोल्यूशन का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करें प्रश्न क्रमांक 6 से। 6वां नंबर कहता है कि निक्षेपण किसे कहते हैं, और अथवा कहता है कि विसरण को परिभाषित कीजिए। तो हम देखेंगे निक्षेपण। देखो, निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें गैस तरल बने बिना ठोस में बदल जाती है। निक्षेपण एक उष्मागतिकीय प्रक्रिया है। कभी निक्षेपण को उभयनिष्ठीय भी कहा जाता है, ये लिखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, समांगी मिश्रण की परिभाषित कीजिए, और अथवा कहता है कि विषमांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा आपके सामने समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक, ये विभिन्न अवयव के लिए अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, जैसे नमक का जलीय विलयन, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 8वां नंबर, सूत्र बताना है सोडियम ऑक्साइड का, और यहाँ पर बताना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो सोडियम ऑक्साइड को हो जाएगा Na2O, और एल्यूमिनियम क्लोराइड को हो जाएगा AlCl3। इस प्रकार से लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अथवा क्या कहता है कि निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिकों का नाम लिखना है, K2SO4 और CaCl2। चलिए, तो हम इसे स्किप करते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि संयोजकता किसे कहते हैं, एंड अथवा पूछा है कि लिथियम एवं मैग्नीशियम परमाणु की संयोजकता लिखिए। तो ये रहा आपके सामने संयोजकता। ठीक, देख सकते हैं, किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित संयोजक इलेक्ट्रॉन के द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं, और अथवा कहता है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे ऊपर वाला प्लाज्मा झिल्ली को। ये रहा आपके सामने। प्लाज्मा झिल्ली कुछ आवश्यक पदार्थों के अंदर आने देती है अथवा अनावश्यक पदार्थ को अंदर आने से रोकती है, इसलिए इसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में जानते हैं, फिर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपका जाइलम और फ्लोएम में 2 अंतर बताइए, और अथवा कहता है कि सरल एवं जटिल ऊतक में कोई 2 अंतर हमें बताना है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। सेकंड नंबर कहता है कि जाइलम एवं गुणित खनिज का स्थानांतरण करती है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। इतना आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 12वां नंबर, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र बताना है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने त्वरण। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है, A बराबर V - U बटे T। बस इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 13, संवेग संरक्षण का नियम बताना है, और अथवा कहता है कि न्यूटन का गति संबंधी नियम को लिखिए। तो ये रहा भाई साहब लिखेंगे, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपको ऊपर वाला उत्तर है, संवेग संरक्षण वाला। आगे बढ़ते। नेक्स्ट 14 नंबर कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या होता है, ये बताना है। एंड अथवा कहता है कि द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। ये रहा आपके सामने।
आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्मक नियम क्या है, ये प्रश्न था। तो सर आइजैक न्यूटन ने इसका नियम को प्रतिपादन किया था। इन्होंने बताया था कि दुनिया का हर पिंड दूसरे पिंड की ओर पूरी शक्ति से आकर्षित करते हैं। यह बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना लिख के आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है, और अथवा कहता है कि 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो जब हम साइकिल चलाते हैं तो कौन सा ऊर्जा रूपांतरित होता है, ये रहा आपके सामने लिखा गया है। ठीक, तो यहाँ से आपको यहाँ तक पूरा लिखना है। ठीक है, इसमें कौन सा रासायनिक ऊर्जा पेशीय स्थानांतरित होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 16 नंबर कह रहा है आपका कि ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, और अथवा कहता है कि पराश्रव्य ध्वनि किसे कहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने गलत तरीके से प्रिंटिंग किया गया है। यहाँ पे लिख दिए 16, फिर यहाँ पे 16 नंबर लिख दिए हैं, है ना, इधर बढ़ा के इंग्लिश में। ठीक है भाई, एक बार ही लिखा जाता है, वैसे जो पेपर में आया है उनको पता नहीं था शायद। 16 नंबर देख लेते हैं ऊपर वाला, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। तो ये रहा आपके सामने ध्वनि की प्रबलता का अभिप्राय। ठीक, तो पूरा आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए बेटा, इसे भी साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है 17 नंबर, मिश्रित फसल के कोई 2 लाभ बताइए। ठीक है, तो मिश्रित फसल से क्या होता है, सबसे पहले कि मृदा की उर्वरक शक्ति बढ़ती है भाई। ठीक है, मिश्रित फसल करने से, और मिश्रित फसल करने से आपकी जो फसल की पैदावार होती है वो भी बढ़ती है। मतलब मिला करके खेती करो तो फसल की पैदावार ही बढ़ती है। ये देख लो यहाँ पे लिखा गया है। 2 या 3 फसलों को एक साथ उगाने का व्यय कम होता है। यही बात बिल्कुल सत्य है, पैसा कम खर्च होता है ना, उतने खाद में उतनी चीज में हर एक चीज काम हो जाता है। सेकंड नंबर कहता है भूमि पर पाए जाने वाले पोषक तत्व उपयोग ठीक से हो जाता है। ये भी सत्य बिल्कुल, है ना। क्या होता है, किसी अनाज को या किसी पौधे को कम मात्रा में पोषक तत्व चाहिए तो कम ले ले, जिसको अधिक चाहिए वो अधिक ले ले, तो पूरी तरह से जमीन के पोषक तत्व का उपयोग भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वेस्टेज जा रहा है। नेक्स्ट कहता है 18 नंबर, निम्नलिखित को उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। यहाँ पर संतृप्त विलयन लिखा है, शुद्ध पदार्थ और कोलाइडी विलयन लिखा गया है। तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले ये रहा संतृप्त विलयन। ठीक, ये पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा आपको यही लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका क्या था, एक और संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ ना, तो संतृप्त विलयन हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है, शुद्ध पदार्थ। तो ये रहा आपके सामने बी नंबर, देखो शुद्ध पदार्थ, ये बी नंबर में रहा शुद्ध पदार्थ। और नेक्स्ट आपका क्या कहता है, कोलाइडी विलयन। ये रहा सी नंबर, आपको कोलाइडी विलयन। ठीक, डी नंबर आपको नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान देना, डी नंबर नहीं लिखना है, ध्यान से देख लो एक बार। ए नंबर में आपको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बी नंबर में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और सी नंबर में आपको यहाँ से यहाँ तक। डी नंबर नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये नहीं कुछ लिखा हो, इस चीज को भी ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 से घट करके 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात करो। मतलब कोई बस ऐसा है जो कि पहले 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर वो अपना गति कम कर लेता है। जब उसको मालिक डांटता है कि अरे भाई धीरे चला, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर में आ जाता है। मतलब 60 किलोमीटर चलाता है 1 घंटे में। तो कहता है कि बस का त्वरण क्या होगा, तो इसका आंसर ये रहा आपके सामने। इस प्रकार से आपको लिखना है, देख लीजिए। पहले प्रारंभिक वेग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गलत लिखा बेटा, यहाँ पे 800 नहीं होगा, यहाँ पे 80 होगा केवल। ठीक, देखो प्रश्न में 80 लिखा है, यहाँ पे सुधार लेना। बाकी इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो आ जाएगा आपका 800। ठीक, यहाँ पर मैं काट देता हूँ इसे, ये रहा। ठीक, इसके स्क्रीनशॉट लो। फिर आगे आपको इस प्रकार से करना है। देखिए, औसत वेग में से घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.11 मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक, इतना लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 कह रहा है कि खाद और उर्वरक में कोई हमें 3 अंतर बताना है। तो आइए हम खाद और उर्वरक में भी अंतर दिखा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो ये रहा खाद और उर्वरक में अंतर। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड ये रहा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा 21 नंबर, और यहाँ पर कुछ तापमान दिया है जो कि केल्विन में है, और इसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। 273 से सम में घटाइए तो आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं सर एक बार दिखा देते, तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, 300 में से 273 आप घटा दो, 27 आएगा, 27 आपको उत्तर। 573 में से 273 घटा दो, 300 आएगा, 300 उत्तर हो जाएगा। 100 में आप 273 घटाओ तो 173 बचेगा, और 273 में से 200 में 273 घटाओ तो बचेगा 73। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फाइनली ये देख लो, आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, यहाँ पर 300 और 573 का दिया गया है, देख पा रहे हो ना, सब में 273 घटाया है। अब हम आपको दिखा देते हैं आगे कुछ और मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आप देख पाओ, आपको दिक्कत ना जाए। ये देखो, ठीक, ये रहा आपका तीसरा और चौथा। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर कहता है, 21 नंबर तो कंप्लीट हो गया। 22वां नंबर कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का कार्य हमें बताना है, और इसके अर्थों कहता है कि कोशिका विभाजन क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, ये हमें समझाना है। तो आइए हम आपके सामने कोशिका विभाजन दिखा देते हैं। ये रहा आपके सामने कोशिका विभाजन। सबसे पहले कोशिका विभाजन क्या है, तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर के दो भागों में बढ़ जाती है, फिर दो से अधिक भागों में बढ़ जाती है, इसे कहते हैं कोशिका विभाजन। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री, दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। तो देखो सबसे पहले आपको समसूत्री लिख करके और इसका डिटेल करना है, फिर अर्धसूत्री लिख करके डिटेल करना है। इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 23वां नंबर कह रहा है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते में है तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए। अथवा हम कहता है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार जो कि 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है, तो रोकने के लिए किए गए कार्य की परिकल्पना कीजिए। हम आपको अथवा वाला दिखाएंगे, ये रहा आपके सामने अथवा वाला, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। गॉट इट। इस प्रकार से ये सभी कंप्लीट हो गए। आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखा गया -20 83 33, आपका सही उत्तर हो जाएगा जूल में। तो इस प्रकार से बेटा पूरा पेपर कंप्लीट होता है। अगर तुमको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के अपने पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बेझिझक इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। और वार्षिक परीक्षा के लिए आपको इंस्टाग्राम पर जुड़ना पड़ेगा, वहीं पर आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा जाएगा, टेलीग्राम और यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा। मैं वीडियो एंड करता हूँ, जल्द ही मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। सभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।